हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 को टारगेट करते हुए हमारी सीडीपी क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज चला रहे हैं और अभी तक हम लोग 31 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हल कर चुके हैं, यानी कि उनका हमने सीडीपी पोर्शन हल किया है। आज की क्लास नंबर आपकी 32 है। इससे पहले की क्लासेस यदि आप देखना चाहें तो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जैसे क्लिक करेंगे पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, सभी वीडियोज आप सीक्वेंस में देख सकते हैं। और यही वो बेस है, वो आधार है जिसके माध्यम से आप सीटेट को क्रैक कर पाएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, कहता है कि विकास किससे प्रभावित होता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे प्रभावित होता है। क्या वो विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, स्कूली माहौल का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, समाज, परिवार, इन सब का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। देखिए, बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें उसके व्यक्तिगत कारकों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। व्यक्तिगत मतलब उसके जो पर्सनल फैक्टर्स हैं। क्या है पर्सनल फैक्टर, जिसमें सबसे पहले आ जाती है आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता मतलब जो उसको अपने पेरेंट्स से गुण मिले हैं। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स से जो उसको गुण मिले, जैसे अगर पेरेंट्स बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, बहुत अच्छी बुद्धि के हैं, तो बच्चा भी शार्प, उसका भी इंटेलिजेंस शार्प रहेगा, उसकी भी बुद्धि बहुत तेज रहेगी। यदि पेरेंट्स, अगर हम शरीर के बनावट की बात करें, यदि पेरेंट्स का शरीर एकदम बॉडी फिट है, परफेक्ट है, हेल्दी है, तो बच्चा भी उसी तरीके से फिट, परफेक्ट, हेल्दी रहेगा। यदि पेरेंट्स छोटे कद के हैं या दुबले पतले कमजोर हैं तो उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। तो जो बच्चे का तो आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, उसके जो बाकी पर्सनल फैक्टर हो गए, उसका स्वभाव हो गया, उसकी बुद्धि, उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, उसके इमोशंस किस तरीके के हैं, इन सब चीज़ों का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। भाई, किसी बच्चे की जो है कि मेमोरी बहुत तेज होती है तो वो जल्दी सीख जाता है। कोई बच्चा, उसको क्रिएटिविटी उसके अंदर ज़्यादा होती है तो वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों में अच्छा हो सकता है ना। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, फिजिकली कमज़ोर होते हैं, बॉडी से कमज़ोर हैं, तो वो खेल में इतना अच्छा नहीं होंगे या बाकी चीज़ों में इतना अच्छा ना कर पाएँ। तो ये जो बच्चे के पर्सनल फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके डेवलपमेंट में। स्कूली माहौल की अगर बात करें तो घर परिवार के बाद दूसरी जो जगह है जहां बच्चा पहुंचता है वो है उसका स्कूल, जहां बच्चे को सीखने का, सोचने का, विचारने का, बोलने का, व्यवहार करने का मौका मिलता है। ठीक है, यदि विद्यालय का जो वातावरण है यदि वो पॉजिटिव है, बच्चे को मोटिवेट करने वाला है, सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, डिसीजंस अच्छे से ले पाता है, बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट बढ़िया होता है। ठीक है, और यदि यहाँ पे जो टीचर्स हैं बच्चे की बात सुनते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, तो बच्चा खुल करके अपनी बात रख पाता है। इससे उसका कॉग्निटिव ग्रोथ होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़िया होगा और सभी मिलकर के आपस में काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, जिससे कि उसका सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, है ना। तो इन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है कि बच्चे को किस तरीके का माहौल मिल रहा है। सामाजिक पारिवारिक माहौल कैसा है बच्चे के साथ में। भाई, परिवार क्या है, परिवार जो है कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। यहाँ बच्चा सबसे पहले चीज़ों को सीखता है कि माँ बाप का व्यवहार बच्चे के साथ कैसा है, घर का माहौल कैसा है। ठीक है, घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बच्चा अपने आप को जैसे एक डरपोक भी महसूस करता है और बच्चा अंतर्मुखी हो जाता है, किसी दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। यदि घर परिवार में सब बहुत खुश रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बड़ा प्यार से रहते हैं, बच्चे के साथ बहुत प्यार से लोग रहते हैं, तो फिर बच्चा कॉन्फिडेंट भी होता है और उसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है और वो एकदम खुला महसूस करता है, उत्साहित रहता है चीज़ों को सीखने के लिए। इसलिए फैमिलियर इन्फ्लुएंसेस बहुत अच्छा, यानी कि परिवार का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है बच्चे पर। उसका समाज किस तरीके का है, सोशल सर्कल किस तरीके का है, फ्रेंड्स किस तरीके के हैं, है ना, अपने आस पड़ोस में खेलने जाता है, वहाँ का माहौल कैसा है, उन सारी चीज़ों का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो हमारे डेवलपमेंट में किसी एक चीज़ का हाथ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है। हम जिस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं, जैसा माहौल हमको मिलता है, हम वैसे बनते चले जाते हैं। इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कहता है
कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हों, यानी कि बचपन में बच्चे के साथ की गई हर एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए हमको, और जो भी उसको अनुभव मिले, बच्चा जो भी अनुभव का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए बाल्यावस्था अनुभव का मतलब है कि बचपन में बच्चे जो भी चीज़ें महसूस करता है, सुनता है, देखता है, जो उसके ऊपर बीत रही है, जो वो झेल रहा है ना, ये सारे अनुभव कहलाते हैं। जो चीज़ें बचपन में बालक फील करेगा वो लॉन्ग टाइम तक उसके अंदर रह जाएंगी, उसका भविष्य इसी पर निर्धारित हो जाता है। भाई जैसे पेरेंट्स हैं या टीचर्स उससे कैसे बात करते हैं, क्या बच्चे को प्यार मिल रहा है, उसका सपोर्ट उसको मिल रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही कि नहीं मिल रही है, क्या उसे अपनी बात रखने की आज़ादी है, क्या वो गलती करता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसे खेलने में या उसको दोस्ती करने में या सीखने का किस तरीके से मौका मिल रहा है। ठीक है, ये सारे उसके अनुभव हो गए। सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक का मतलब ये है कि जब बच्चा कुछ सही करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए हमको। ठीक है, अगर वो गलती करे तो उसे प्यार से समझाया जाए, डांटा ना जाए, मारा ना जाए। स्कूल और घर का माहौल ऐसा हो जहां वो खुल करके अपनी बात रख सके, ये होता है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। उसे सीखने के लिए, खेलने के लिए, दोस्ती बनाने का अच्छा अवसर में देना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया। तो ऑप्शन ए जो है यानी कि कारण अभिकथन ए बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें। बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो बाल्यावस्था है यहाँ पे ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। यहाँ जो चीज़ बच्चा देखेगा, महसूस करेगा, ठीक है, वो सब उसके अंदर स्टेबल हो जाती हैं, उसके दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बचपन में बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। यही वो समय होता है जब वो बच्चा लैंग्वेज सीख रहा होता है, सोच विचारने की क्षमता उसके अंदर चल रही होती है, अपने इमोशंस को पहचान रहा होता है, अपने व्यवहार के पैटर्न को सीख रहा होता है। यदि इसी स्टेज में उसे प्यार ना मिले, उसको सम्मान ना मिले, उसे सपोर्ट ना मिले, प्रोत्साहन ना मिले, तो वो चीज़ें बच्चे के अंदर निगेटिविटी भर देंगी, है ना। तो उससे उसका क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा होता है। बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। यहाँ बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, बच्चा इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होता है। संज्ञानात्मक मतलब सोचने समझने की शक्ति उसकी बहुत तेज होती है, भावनात्मक विकास बहुत मजबूत हो रहा होता है। इसलिए ये दोनों ऑप्शंस हैं। इसीलिए हमें क्या, क्योंकि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा होता है, भावनात्मक विकास हो रहा होता है, इसीलिए हमें बच्चे के साथ सकारात्मक अनुभव उसके साथ शेयर करने चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन लीजिए, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, समाजीकरण का मतलब जहाँ वो प्रोसेस जहाँ पे बच्चा समाज के नियम सीखता है और आदतों को सीखता है, और जो भी उसकी परंपराएं हैं, भाषा है और संस्कार हैं, ठीक है, व्यवहार कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब चीज़ें बच्चा समाज से सीखता है। ठीक है, और सबसे पहले समाज का अनुभव उसे परिवार से ही मिलता है। तो ये समाजीकरण के बारे में क्या सही है। विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? नहीं, विद्यालय सेकेंडरी है। परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, जहां ये सब चीज़ें बच्चा सबसे पहले सीखता है। सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? नहीं। मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? नहीं, ये सब सेकेंडरी में आ जाते हैं। परिवार जो है ये समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, जहां बच्चा सबसे पहले नैतिकता सीखता है, कैसे किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो सारी चीजें सीखता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर ये समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। यानी कि बच्चा कहाँ पे ये समझने लगता है कि अगर कोई चीज़ सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ दुनिया से गायब हो गई है। ठीक है, ये चीज़ बच्चे के अंदर आ जाती है सेंसरी मोटर स्टेज में, जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है। जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है तब बच्चे के अंदर ये चीज़ आ जाती है, जिसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण कहते हैं। यहाँ पे बच्चा किसी चीज़ को लेकर के खेल रहा है, आप उसको लेकर के छिपा दीजिए, बच्चा जाकर के उसको ढूंढने का प्रयास करेगा और ढूंढ भी लेगा। चीज़ उससे लेकर के
पर्दे के पीछे छिपा दीजिए, वो धीमे धीमे जाएगा, घुटने के बल जाएगा चल करके और चीज को खोज लाएगा। आपने छिपा दिया, ये नहीं बच्चा समझ रहा है कि बस चीज को छिपाया गया है, ऐसा नहीं कि चीज नहीं है तो दुनिया से गायब हो गई हो, ऐसा नहीं है। ये गुण बच्चे के अंदर कहाँ होता है? जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसकी क्या विशेषता है भाई? मैं आपको एक बार रिपीट करा दूं। देखिए, यहाँ बच्चे के अंदर एनिमिज्म का गुण आएगा, जीववाद का गुण आएगा, बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। ठीक है, यहाँ बच्चा ईगोसेंट्रिज्म उसके अंदर होती है, आत्मकेंद्रिता होती है, बच्चा खुद के दृष्टिकोण को और दूसरे के दृष्टिकोण में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, और यहाँ बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आएगा, बच्चा जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन को गाड़ी समझ करके चलाने लग जाएगा। ओके, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये हमारी होती है 7 से 11 साल की। यहाँ बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और बच्चे के अंदर रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाएगी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है। यहाँ बच्चा जो है कि वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखता है उसका, और इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। बाकी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा ये खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह, 2 कंकड़ों के 2 समूह, मान लीजिए एक ये 2 कंकड़ों के ये 2 समूह हो गए। ठीक है, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। अब ये मिल जाते हैं तो 1 2 3 4, ये दोनों मिल गए तो ये दोनों मिलकर के 4 कंकड़ों का एक समूह बना देते हैं। बच्चे द्वारा किया गया ये अनुभव क्या दिखा रहा है? देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बच्चा कंकड़ों से खेलते हुए ये समझता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर के, एक ये 2 समूह मिलकर के 4 कंकड़ों का एक समूह इन्होंने बना दिया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन है, केंद्रीकरण है, आत्मकेंद्रिता है, या ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण है? प्यारे दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन है। क्या होगा? ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन है, क्योंकि ये जो बच्चे ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया ना कि 2 यहाँ से मिला लिए, 2 यहाँ से मिला करके 4 कर लिए, ये जो एक्सपीरियंस किया बच्चे ने, ये दिखाता है कि बच्चा अब ये समझने लगा है कि कोई भी मात्रा या नंबर्स बदलने पर भी उसका अर्थ वही रहता है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन बच्चे के अंदर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ये जो संरक्षण का गुण है बच्चे के अंदर वो 7 से 11 साल में आता है, जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। यहाँ बच्चा ये समझने लगता है कि जैसे जो पहले हम लोग समझा रहे थे ना कि एक चौड़ा गिलास है, एक पतला ऊंचा गिलास है, तो बच्चा कहेगा इसमें पानी ज्यादा है, लेकिन अब नहीं है। अब यहां बच्चा समझ लेगा कि बर्तन बदल सकते हैं लेकिन उसमें जल की मात्रा उतनी ही रहेगी। ठीक है, ये चीज बच्चे के अंदर अब यहाँ पे डेवलप हो जाती है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सेकंड है हमारा केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, ये आएगा बच्चे के अंदर 2 से 7 साल में। 2 से 7 साल में प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा एक ही पहलू पर ध्यान देता है, बाकी को नजरअंदाज कर देता है। आत्म केंद्रिता का गुण कब आएगा? ये भी 2 से 7 साल में। ईगोसेंट्रिज्म जिसको कहते हैं, ठीक है, ये तब होता है जब बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से ही चीजों को देखता है, दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चे के अंदर आएगा 0 से 2 साल में, जब बच्चा, जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए भाई, प्रश्न लीजिए। कहता है निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है। ठीक है, कि मुझे अपना होमवर्क करना है, ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। अगर मैं होमवर्क पूरा नहीं करूंगी तो टीचर मुझे शर्मिंदा करेगी, डांटेगी, पीट भी सकती है। ठीक है, यानी कि वो डर के भय से होमवर्क पूरा कर रही है, डर के भय से, याद रखिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क किस चरण को दर्शाता है? क्या ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, कन्वेंशनल लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल है, या फिर फॉर्मल कन्वेंशनल है? देखिए, हमने आपको कई बार बताया है, कोहलबर्ग की थ्योरी को हमने कई बार समझाया है। ये हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल है। फर्स्ट लेवल, फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या कहेगा? फर्स्ट लेवल, फर्स्ट स्टेज में बच्चा जो है डर के भय से आज्ञा का पालन करता है। क्या करता है बच्चा? यानी वो सही काम इसलिए कर रही है क्योंकि उसे डर है, कहीं उसे दंड ना मिले, शर्मिंदगी से उसको डर लग रहा है। इसलिए नहीं कर रही कि वो जो है मोरलिटी दिखा रही है कि टीचर ने कहा है तो मैं काम पूरा करूं, नहीं, वो डर के भय से काम कर रही है। यहां बच्चा डर के भय से आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता है लेवाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के डैश विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहता है? क्या वाइगोत्स्की जैविक परिपक्वता और संवेगात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करते हैं, या आरोपण, प्रतिरूप और नैतिकता की बात करते हैं, सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक की बात करते हैं, पुरस्कार, दंड और व्यवहार की बात करते हैं? देखिए वाइगोत्स्की जो हैं वो कहते हैं उनका सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों की बात करता है। सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करते हैं कि जो हमारे सांस्कृतिक उपकरण हैं जैसे भाषा, इसका हमारे संज्ञानात्मक विकास पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से भाषा हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करती है। भाई सांस्कृतिक उपकरण में हमने आपको कल भी बताया था कि हमारी भाषा हो गई, सिंबल्स हो गए, राइटिंग हो गई और जो नंबर सिस्टम हो गया, ये सब जो समाज में नॉलेज को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए ये सब माध्यम है सांस्कृतिक उपकरण। इनके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, नंबर सिस्टम के माध्यम से, लिख करके, है ना, सिंबल्स के माध्यम से, साइन के माध्यम से, भाषा के माध्यम से। इससे क्या होता है कि हमारी संज्ञानात्मक यानी कि सोचने समझने, लॉजिक लगाने और प्रॉब्लम हल करने की जो मेंटल प्रोसेस है वो डेवलप होता है इन सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है फिर वाइगोत्स्की से पूछा गया क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई अध्यापिका को? देखिएगा, संकेत और इशारे देकर के विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ सहायता प्रदान करनी चाहिए। बात तो ठीक लग रही है, बाकी आगे देखते हैं। विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे हम बच्चों की सहभागिता और चर्चाओं को इम्प्रूव करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उसके लिए प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। ओके। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। नहीं, अरे वाइगोत्स्की ने तो मोर नॉलेजेबल अदर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है कि जो बालक से जो दूसरे वयस्क हैं, जो उससे बड़े हैं, सीनियर हैं, बच्चा उनको देख करके सीखता है, उनके साथ रह करके सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत है कि हम उसको हस्तक्षेप कर देंगे, उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बार बार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। नकारात्मक मतलब डांटना, पीटना, मारना, धमकाना, ये सब काम करने चाहिए? नहीं भैया, ये भी हटा दो। एक ही ऑप्शन बचता है कि टीचर को क्या करना चाहिए कि संकेत और इशारे देकर के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। संकेत दे दो कि देखो इसमें ये वो वाला फॉर्मूला लगा दो, या ऐसे फॉर्मूला लगा दो, इस तरीके से सवाल तुम्हारा लग जाएगा। टेम्पररी हेल्प दे दो बच्चे को, थोड़ी समय के लिए हेल्प दे दो ताकि बच्चा सवाल को लगा ले। ठीक है। क्वेश्चन कहता है 9 नंबर, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, कि जो अध्यापिका चाहे वही पढ़ाए। ठीक है, जो सब्जेक्ट चाहे वो पढ़ाए, जो मेथड चाहे वो अपनाए, अपने हिसाब से पढ़ाए। पाठ्यक्रम को पूरा करने को, कि बस इस पर मेन बात है कि बस सिलेबस पूरा होना चाहिए, बच्चा पढ़ पाए चाहे ना पढ़ पाए। ये किसी भी तरीके से ऑप्शंस राइट नहीं हो सकते। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को नहीं, हम एग्जाम सेंटर्ड पेडागोजी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को इम्पोर्टेंस देते हैं। बालक केंद्रित होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, बालक के हिसाब से चलनी चाहिए चीज़ें। विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रगतिशील शिक्षा क्या करती है? प्रधानता देती है। प्राइमरी यानी कि प्राइमरी किसको मानती है? विद्यार्थी के मत को, स्टूडेंट्स के ओपिनियंस को, उनके एक्सपीरियंसेस को इंपॉर्टेंस देती है। कौन? प्रगतिशील कक्षा। क्योंकि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये बालक के अनुभव पर आधारित होती है। यहाँ पे बालक खुद करके सीखने का मौका मिलता है बालक को। ठीक है, और ये परीक्षा केंद्रित नहीं, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए। यानी कि यहाँ इसमें जो टीचर है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रहा होता है, बच्चे को संकेत दे करके, इशारे दे करके, है ना, थोड़ी सी हेल्प करके बच्चे को सिखाने का प्रयास कर रहा होता है। और यहाँ पे बच्चों को सोचने का, क्वेश्चंस पूछने का, बच्चों को अपने विचार रखने का मौका दिया जाता है, फ्रीडम दी जाती है बच्चे को। बच्चा इसमें प्रगतिशील कक्षा में बालक ग्रुप में काम करता है, डिस्कशन करता है और सभी लोग सहयोग करके आपस में सीखते हैं। ठीक है, ये सारी विशेषताएं हैं प्रगतिशील कक्षा की। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, हावर्ड गार्डनर जिन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी, इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं,
लेकिन हर बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है। कुछ लोग उसमें सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ डांसिंग में अच्छे होते हैं, कुछ खेल में अच्छे होते हैं, कुछ मैथ्स में, कुछ भाषा में, है ना, कोई दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझता है। तो हर व्यक्ति में सभी जो बुद्धियां मौजूद होती हैं, लेकिन उनका जो लेवल है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए ऑप्शंस पे चलते हैं। बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है? नहीं 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 नहीं। देखिए, केवल आईक्यू से हम किसी की बुद्धि को नहीं माप सकते, या उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल भविष्य में सफल हो जाएगा। ठीक है, केवल आईक्यू सफलता का सही माप नहीं है। गार्डनर ने क्या किया है, आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसका पूर्ण तरीके से विरोध किया है। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती। कौन कहता नहीं होती? बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा पूरी प्रभावित होती है। क्योंकि भाई मान लीजिए आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, आपको गाना अच्छा आता है, लेकिन आपको उस तरीके का एनवायरनमेंट ना मिले, आपको उस तरीके का माहौल ना मिले, आप सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन ना कर पाएँ, किसी अच्छे सिंगर के साथ रह ना पाएँ, तो क्या आपकी वो प्रतिभा निखर के आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। वो प्रतिभा, वो टैलेंट आपका वहीं का वहीं दबा रह जाएगा। तो हर एक चीज़ को डेवलप होने के लिए वैसा एनवायरनमेंट भी चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा कितना भी बुद्धिमान हो, आप उसको स्कूल मत भेजो, तो क्या वो चीज़ें अपने आप सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। वो टैलेंट उसका वहीं दब के रह जाएगा। जो टैलेंट विद्यालय जाकर के निखरना था, जो प्रतिभा निखरनी थी, वो अब नहीं निखर पाएगी, है ना। तो वातावरण का तो बहुत अहम प्रभाव होता है भाई, दोनों हटा दो। विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ये बात ठीक है, मैंने शुरुआत में आपको बताया। हावर्ड गार्डनर क्या कहते हैं कि भाई व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की, हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है और हर बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है। ठीक है, बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। ये भी गलत बात है, क्योंकि सामूहिक परीक्षा से बुद्धि को पूरी तरह नहीं मापा जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि मल्टी डायमेंशनल है। क्योंकि एक प्रकार की बुद्धि नहीं, कई प्रकार की बुद्धि होती है व्यक्ति के अंदर। ये भी हटा दो, एक ही ऑप्शन बचता है, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। इसलिए कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। समकालीन सिद्धांतों, समकालीन मतलब जो आज के सिद्धांत हैं, जो मॉडर्न सिद्धांत हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, आजकल के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुगम बनाता है? देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि किस प्रकार का कक्षा का माहौल होना चाहिए आजकल। मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, बहुत अच्छी बात लिखी है हमारे अकॉर्डिंग, चलो इसको टिक करते हैं। भय मुक्त, धमकी भरा, डरा डरा के पढ़ाओगे बच्चों को, कौन कहता है? डराओगे, पीटोगे, धमकाओगे, जेल चले जाओगे आजकल। अगम्य और बहिष्कारी, नहीं नहीं। इनएक्सेसिबल और एक्सक्लूशनरी होना चाहिए, बहिष्कारी, सबको बहिष्कार करो, बाहर निकालो, ये बिल्कुल गलत है। उपदेशात्मक, बस आप उपदेश देते रहो बच्चों को, और पाठ्यपुस्तक केंद्रित, किताबें रटवाते रहो, नहीं, फिर बच्चे को करके सीखने का कहाँ मौका दे रहे हो आप भाई, ये भी तो गलत बात है। आजकल के सिद्धांत कहते हैं कि हमारी कक्षा का माहौल मुद्रक संपन्न होना चाहिए, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, और संसाधन परिपूर्ण यानी कि रिसोर्सफुल होना चाहिए। ये दो शब्द समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक इमेज लगाई है। क्या होता है मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, वो आप दोनों शब्द इस क्लास में देखिएगा। ऐसी क्लास आजकल हमारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होकर के सीखते हैं। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, सहयोगी है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करके सीखते हैं। अब इसमें जैसे क्या है कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, प्रिंट रिच का मतलब होता है कि चीज़ों को प्रिंट करके आप दीवार पर लगाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दीवार पर चार्ट लगाए, पोस्टर लगाए, दीवारों पर आप ABC लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, आप मैप देख पा रहे हैं, एनिमल्स देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये बच्चों को भाषा सिखाने में, मैथ्स सिखाने में, बच्चों को जनरल नॉलेज सिखाने में हेल्प करते हैं। इसे ही तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कहा जाता है, यानी ऐसा माहौल जहां हर जगह कुछ पढ़ने समझने के लायक लिखा हो या फिर उसको प्रिंट किया गया हो। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किताबें भी रखी हैं बुक शेल्फ पर, है ना। यहाँ शेल्फ पर किताबें हैं, कुछ रंग रखे हुए हैं, पेंसिल्स रखी हैं, मॉडल आप देख पा रहे हैं, ग्लोब आप देख पा रहे हैं, ये सब चीज़ें रखी हैं। ये सब क्या है, ये सब लर्निंग रिसोर्सेज कहलाते हैं।
जो बच्चों को एक्सप्लोर करने और प्रयोग करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जो ग्लोब रखा है, जो नक्शा लगा हुआ है, बच्चे दुनिया के जो देश हैं, जगह हैं, उनको इसे पहचाना सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। इसको कहते हैं संसाधन परिपूर्णता। क्या कहते हैं? ये जो सब चीज़ें यहाँ पे, इसको कहते हैं संसाधन परिपूर्णता, यानी सीखने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें बच्चे के लिए मौजूद हैं। और आप टीचर को देख पा रहे हैं, टीचर यहाँ बच्चों के साथ में बैठी हैं, डांट नहीं रही, पीट नहीं रही, बल्कि बच्चे को सहयोग करके सिखा रही हैं। बच्चे के लिए एज अ फैसिलिटेटर हैं वो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना, कुछ बना रहे हैं, नीचे कुछ लिख रहे हैं। ये एक्टिव लर्निंग कहलाती है, इसी को तो एक्टिव लर्निंग कहते हैं। आई बात समझ में? तो अब ये इसी को, ये पूरा जो क्लासरूम आप देख पा रहे हैं, ये क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें बच्चा बढ़िया से सीख पाएगा। ओके, तो कैसी क्लास होनी चाहिए? कक्षा का माहौल मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। माहौल को, संज्ञान को सुगम बनाने के लिए, संज्ञान का मतलब यहाँ पे क्या है, शायद मैं बताना भूल गया था। संज्ञान का मतलब है जहाँ सोचना, समझना, एनालिसिस करना, लॉजिक लगाना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हुनर बच्चा अपने अंदर ला पाए। संज्ञान तभी विकसित होता है जब बच्चे को सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, सहयोगी माहौल मिलता है, अलग अलग प्रकार के संसाधन बच्चे को मिलते हैं, बच्चे को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, क्वेश्चन पूछने का, एक्सप्लोर करने की फ्रीडम बच्चे को दी जाती है। वहां बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न लीजिए। जेंडर क्या है भाई, इसको समझिए। जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है या पूरी तरह वंशानुगत कारकों द्वारा निर्धारित होता है, आनुवंशिक लक्ष्यों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, या एक जन्मजात प्रवृत्ति है। जेंडर का मतलब केवल सेक्स, मतलब लिंग नहीं होता, बल्कि समाज के द्वारा तय की गई भूमिकाएं होती हैं, व्यवहार होता है, समाज जो हमसे अपेक्षाएं कर रहा है, ये वो होती हैं। जैसे कि समाज ये तय करता है कि लड़के कैसे होंगे, लड़कियां कैसी होंगी। जेंडर जो है सामाजिक संरचना है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है माय डियर फ्रेंड। क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये हमको सिखाया जाता है। जेंडर जन्म से तय नहीं होता, ये हमको सिखाया जाता है कि लड़कों को ऐसे व्यवहार करना है, लड़कियों को ऐसे व्यवहार करना है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सामाजिक संरचना है। इसमें हमारी भूमिकाएं तय की जाती हैं। लड़के ऑफिस जाएंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद है, लड़कों को नीला रंग पसंद है, लड़कियां होम साइंस में अच्छी होती हैं, लड़के मैथ्स पढ़ेंगे, लड़कियां होम साइंस पढ़ेंगी। ये सब चीज़ें कौन? समाज तय करता है। तो जेंडर जो है सामाजिक संरचना है। ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। कहता है पूरी तरह वंशानुगत कारकों द्वारा निर्धारित होता है। ये हमारा सेक्स पर लागू होता है, जेंडर पर नहीं। आनुवंशिक लक्ष्यों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, नहीं। जन्मजात प्रवृत्ति है, नहीं। क्या है? हमारा सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न नीचे कहता है जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती? बताओ भाई, आप में दम है तो क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, टाइम है आपके पास। ऑप्शन ए समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता, प्रतिवर्ती सोच, या फिर संरक्षण। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। यानी कि वस्तु सामने नहीं है, बच्चे के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दिखाया जा रहा है, ठीक है। काम करने की योग्यता क्या कहलाएगी? ये अकोमोडेशन हो जाएगा, या सेमियोटिक फंक्शन होगा, रिवर्सिबल थिंकिंग है, या कंजर्वेशन है? प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं सेमियोटिक फंक्शन, इसको कहते हैं लाक्षणिक प्रकार्यता, इसको कहते हैं सिंबॉलिक फंक्शन। मतलब जब चीज़ सामने उपस्थित नहीं है, जैसे बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं है, बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं है, लेकिन वो अपना छोटा सा खिलौना है, उसको उठा करके कान में लगा करके हेलो हेलो करते पूरे घर में घूम रहा है। खिलौना नहीं है उसके सामने, मोबाइल नहीं है उसके पास, लेकिन अपनी छोटी सी कार थी, उसी को कान में लगा के पूरे घर में हेलो मौसी, हेलो मौसी, हेलो बुआ करता घूम रहा है। इसको कहते हैं लाक्षणिक प्रकार्यता, यानी कि चीज़ सामने न होने की स्थिति में वो उस साइन द्वारा, उस अपनी खिलौने के माध्यम से उस मोबाइल फ़ोन को प्रकट कर रहा है, मोबाइल फ़ोन को दिखा रहा है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन नहीं है, लेकिन वो उस कार के माध्यम से, उस खिलौने के माध्यम से जो है फ़ोन का सिंबल बनाया हुआ है। तो ये इसको कहते हैं लाक्षणिक प्रकार्यता, ठीक है। जब बच्चा किसी वस्तु को देखे बिना भी उसके बारे में सोच सकता है या किसी चीज़ का सिंबल समझ सकता है, तो ये उसकी लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। बच्चा अपनी माँ की तस्वीर देख करके कहता है ये मेरी मम्मी है,
यहाँ माउस की उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ पे तस्वीर का प्रयोग बच्चा कर रहा है। बच्चा लकड़ी की छड़ी को तलवार मान करके खेलने लगता है। बच्चा गेंद की बात करता है भले ही गेंद सामने ना हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं लक्षणिक प्रकार्यता। ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। ये क्षमता कब आई बच्चे के अंदर? ये बच्चा जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, तब उसके अंदर ये विशेषता आती है। आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन जो कि आपका जो है कि अनुकूलन में आ जाता है, एडॉप्टेशन एसिमिलेशन दोनों चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो अब इसमें जो है यहाँ पे होता क्या है कि इसके अकॉर्डिंग बालक अपने पूर्व अनुभव में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही अकोमोडेशन कहलाता है। और प्रतिवर्ती सोच जो है ये बच्चे के अंदर 7 से 11 साल में आएगी, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। बच्चा पलट करके आपसे जवाब कर लेगा, क्वेश्चंस पूछ लेगा, ठीक है। पहले बच्चा समझता है 2 चक्कू 8, अब आपसे पूछ ले, अब बच्चा समझ जाता है कि 4 दूनी 8 भी कैसे होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन मैंने कितनी बार आपको बताया, यहाँ बच्चा समझ जाता है कि मिट्टी का आकार बदल सकता है लेकिन उसका आयतन नहीं बदलता, बर्तन बदल सकते हैं लेकिन उसमें पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी। अभी पीछे क्वेश्चन पूछा था कंजर्वेशन से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे। किसका किसका ये क्वेश्चन राइट हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावित होता है? देखिए आपकी सीटेट में फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये सीखने के दौरान होता है, कक्षा के दौरान होता है, जब आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो तब भी होता है। हमने चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम बीच बीच में बच्चों से पूछ भी रहे हैं कि अभी इस पैराग्राफ में हमने ये पॉइंट में क्या बताया था, या अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया, इस शब्द का मतलब क्या बताया। इससे हमें पता चलता रहता है कि बच्चा सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है ना। और फिर हम उसको तुरंत गाइड भी कर सकते हैं, तुरंत उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए रचनात्मक मूल्यांकन इज द बेस्ट, ठीक है। आइए ऑप्शन पर, विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, नहीं भैया इसमें तो नहीं आता। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में आता है, नहीं। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तुरंत सहायता प्रदान की जा सके, तुरंत नहीं लिखा है, तदनुसार यानी कि उसके हिसाब से सहायता दी जा सके। हाँ बात बिल्कुल ठीक है। नामीकरण वर्गीकरण हम पूरे सीटेट में कहीं नहीं करेंगे। नामीकरण मतलब तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम होशियार हो, तुम जो है इस तरीके से हम सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दें, प्रतिभाशाली इसमें हो जाएं, एवरेज इसमें हो जाएं, मंदबुद्धि इसमें हो जाएं, या नामकरण कर दें सबका, वो सब चीज़ नहीं होगी। एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कि विद्यार्थियों की जो लर्निंग जो प्रोग्रेस हो रही है, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, उसको समझने में रचनात्मक मूल्यांकन हेल्प करता है। जैसे चैप्टर पढ़ाते समय ही हम बच्चों से पूछते रहते हैं, उसके हिसाब से उसको हेल्प भी करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। कहता है एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। विचारों के मौखिकीकरण यानी कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है उसको बोल बोल करके तुम समस्या को हल कर सकते हो। जो तुम्हारे विचार हैं उनको अपने होठों पर भी ला सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आपस में चर्चा कर सकते हो किसी टॉपिक को लेकर के, है ना, कोई किसी टॉपिक को लेकर के बहस कर सकते हो आप, ठीक है। इस चीज़ को बढ़ावा देंगे हम, ओके। वाइगोत्स्की यही कहते हैं रात दिन। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाषा और संज्ञानात्मक विकास क्या है, एक दूसरे से, जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है वैसे वैसे बच्चे की सोचने की, तर्क करने की, समझने की क्षमता भी डेवलप होती है। इसीलिए दोनों आपस में बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। ए सही है, आर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार का प्रातिनिधिक लक्षण है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD का क्या लक्षण है। जो बच्चा ADHD वाला है उसकी विशेषता ये होती है कि एक तो इसको अवधान न्यूनता होता है, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है। और देखिए ऑप्शंस देखिए, लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, बस यही तो उसकी मेन प्रॉब्लम है, वो कंसंट्रेट ही तो नहीं कर पाता है। धीमा क्रियाशीलता स्तर, देखिए क्रियाशीलता स्तर उसका धीमा नहीं रहेगा, हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, बहुत तेज होता है, उछल कूद मचाता रहता है, बड़ा चंचल चुलबुला होता है, स्लो एक्टिविटी नहीं करेगा, बहुत फास्ट करेगा। इम्पल्सिविटी होती है उसके अंदर, यानी कि आवेगशीलता, बिना सोचे समझे तुरंत काम कर देता है।
टीचर क्वेश्चन पूछते ही रह गया, बच्चे को अगर आता है तो उसने खड़े होकर आंसर दे दिया, ठीक है। अति क्रियाशीलता, बहुत यानी कि आवेगशीलता, बहुत जल्दी आंसर देता है एंड बिना सोचे समझे भी वो तुरंत रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है। जरा से किसी से बात हुई तो बिना ये सोचे समझे कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा या कुछ होगा, वो कुछ नहीं सोचता। अगर किसी से जरा सी बात हुई तो दे चाटे सही कर देता है, तो बिना सोचे समझे तुरंत जो है एक्शन ले लेता है। कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर, नहीं गलत है, क्योंकि ADHD वाले बच्चों में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कमज़ोर होती हैं, वे चीज़ें भूल जाते हैं, चीज़ों को अधूरा छोड़ देते हैं, ठीक है। या पता लगे आज जो सब्जेक्ट पढ़ने थे वो घर पे रह गए, जिनका आज काम नहीं था वो बैग में लिए चले आए, होमवर्क आधा हुआ है आधा छूटा है, ये सब चीज़ें इनकी खास विशेषता होती है। इम्पल्सिविटी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिस्कैलकुलिया, इनके संदर्भ में सही है। देखिएगा, अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं? नहीं, ये भाई जरूरी नहीं कि सारे बच्चे एक जैसे ही हों। हर बच्चे में जो लर्निंग डिसेबिलिटी का जो रूप है या जो लेवल है वो अलग अलग होता है ना। किसी को पढ़ने में दिक्कत है ना, किसी को डिस्कैलकुलिया है, किसी को डिस्ग्राफिया है, डिस्फेजिया है, तो अलग अलग प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ना, सबको एक जैसा नहीं हो सकता। अधिगम, लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होता है। नहीं, हम स्टैंडर्ड टेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब है कि आप सभी बच्चों को एक तरीके से टेस्ट ले रहे हो, जबकि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अलग अलग तरीके से हैं, तो अलग अलग तरीके से टेस्ट लो भैया, सबको एक जैसे नहीं, ठीक है। क्योंकि जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थी हैं उनका आकलन व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए, निरंतर ऑब्जर्वेशन उन पर होनी चाहिए, कंटिन्यू ऑब्जर्व करो बच्चों को, ठीक है। अलग अलग तरीके से उनका टेस्ट ले लो आप। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यहीं से हमको लग रहा है ये गलत है। अध्यापक केंद्रित कभी नहीं होगा, बालक केंद्रित होगा। लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम करने के लिए सर्वोत्तम होता है। नहीं, अध्यापक केंद्रित नहीं। अध्यापक केंद्रित तो फिर मतलब टीचर अपने हिसाब से चलेगा, जबकि हमको बच्चे के हिसाब से चलना है। काट दो इसको। अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होता है। जी हाँ, जो अधिगम अशक्तता है, बच्चे को जो समस्या है, चाहे वो डिस्लेक्सिया हो, डिस्कैलकुलिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिस्फेजिया, जो भी है, इसका मतलब है ये तंत्रिका संबंधी मतलब बच्चे की जो दिमाग का जो कार्य सिस्टम है, जो यानी कि जो ब्रेन प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, जब उसमें कुछ डिफरेंस हो जाता है। मतलब बच्चा सामान्य रूप से बुद्धिमान तो होता है, लेकिन उसका जो मस्तिष्क है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक है। बच्चा बुद्धिमान तो है, लेकिन आप उसको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो उसको ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, यही तंत्रिका संबंधी हो जाएगा। भाई अगर बच्चे को डिस्लेक्सिया है तो बच्चा शब्दों के अक्षर को उलटफेर कर देगा, उसको पहचान नहीं पाएगा। डिस्कैलकुलिया है तो नंबर सिस्टम में दिक्कत कर देगा, ठीक है, नंबर्स को नहीं समझ पाएगा। डिस्ग्राफिया है तो लिखने में दिक्कत करेगा, लिखने में कठिनाई है ना, शब्दों को ठीक से नहीं लिख पाएगा, ये सब दिक्कत होती है। ये सब हमारे माइंड की प्रोसेसिंग एबिलिटी से रिलेटेड होता है। इसमें ऐसा नहीं कि बच्चे के अंदर बुद्धि की कमी है, ठीक है, वो चीज़ नहीं होती। तंत्रिका संबंधी हो गया। अच्छा, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। वातावरणीय इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब जैसे आपका बच्चे के जो बाहरी माहौल है, घर, विद्यालय, समाज, ये सब चीज़ें, अगर बच्चे को सही सहयोग मिले, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले, बच्चे के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया सिखाया जाए विद्यालय में, तो बच्चे की सीखने की क्षमता जो है अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ें उसके अनुकूल नहीं है तो फिर बच्चा और डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर, विद्यालय, घर, परिवार, समाज का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। श्रवण बाधिता से जूझ रहे विद्यार्थी के लिए अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं है? देखिएगा, हमें गलत ढूंढना है। जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है उसके लिए देखने वाली चीज़ें लाओ, बहुत अच्छी बात है। और सुन नहीं पा रहा है, आप उसके लिए लेक्चर दिए जा रहे हो, ये किसी काम का नहीं है। क्रिया आधारित, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको सुन नहीं पा रहा है, बाकी उसका दिमाग काम कर रहा है, कान अच्छे से काम कर रहे हैं, फुल बॉडी काम कर रही है, तो एक्टिविटी तो कर पाएगा,
ठीक है, चीज़ों वस्तुओं को प्रयोग करके देखेगा, खेल के माध्यम से सीखेगा, बाकी एक्टिविटीज़ के माध्यम से एक्टिव होकर के वो सीख पाएगा। बहुसंवेदी मल्टी सेंसरी का मतलब होता है कि चीज़ों को देख करके, छू करके, है ना, सीखना, पढ़ना, इशारों के माध्यम से समझ रहा है बच्चा, चित्रों का प्रयोग कर रहा है, सभी को मिलाकर सीखने का अवसर देती है ये मल्टी सेंसरी। ठीक है, तो इसलिए ये सारे ठीक हैं, लेकिन लेक्चर का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं बनता है क्योंकि बच्चे को सुनाई देता ही नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। देखिए, उत्तेजक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करना, ये तो हम अपनाएंगे क्योंकि बच्चा प्रतिभाशाली है। बच्चा कैसा है? बच्चा प्रतिभाशाली है। अब भाई इसके लिए उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां हम अपनाएंगे, इसका मतलब होता है कि बच्चे को थोड़ा इंटरेस्टेड काम देना, बच्चे को चुनौती भरा काम देना, क्योंकि बच्चा प्रतिभाशाली है। एवरेज काम दे दोगे, करने में मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, हम लोगों ने भी बहुत फील किया ना कि जैसे हम लोगों से कठिन सवाल नहीं लगते थे, फिर हम मेहनत करते थे, फिर जब सवाल लग जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है जब कठिन सवाल को लगा रहे हो, ना लगे 4 से 10-20 पेज भर जाएं तब जाके सवाल लगे, कितना मज़ा, क्या सेटिस्फैक्शन मिलता था, है ना। तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे सवाल बच्चों को हम देंगे चुनौती भरे, कुछ क्रिएटिव करे बच्चा, ऐसी उनको एक्टिविटीज ऐसी कराएंगे, है ना, जो विद्यार्थियों को सोचने पर मजबूर करे, समझने के लिए और कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता बच्चे के अंदर लाए, है ना। वो चीज़ें बच्चों को हम देंगे। इसका उद्देश्य ये होता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि वो अपने ज्ञान और स्किल्स को नए लेवल तक डेवलप करे। हम जैसे साइंस में प्रयोग करवा सकते हैं, मैथ्स बच्चों को दे सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, बहस जो होती है, डिस्कशन डिबेट्स होती है, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, ये स्टैंडर्ड कैरिकुलम जहाँ जहाँ आएगा समझ लेना कि कहानी गड़बड़ है, इसको तुरंत हटाने का प्रयास करना। ये चीज़ हमें नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड कैरिकुलम का मतलब ये होगा कि आप सबके लिए एक ही तरीके से चीज़ों को अपना रहे हो, यानी कि सभी विद्यार्थियों को एक समान गति से पढ़ा रहे हो, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, सेम टीचिंग मेथड अपना रहे हो सबके लिए। ऐसा हम नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, प्रतिभाशाली बच्चे बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि एवरेज चीज़ें एवरेज बच्चा तो समझ लेगा, इनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के आओ, है ना। ये तरीका प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा गहराई वाली चीज़ें चाहिए, हाई लेवल की चीज़ें चाहिए, है ना। ये सही लग रहा है मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो हम नहीं अपनाएंगे किसी भी कंडीशन में। विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, बिल्कुल। जो प्रतिभाशाली बच्चा है, ज़्यादा प्रेशर में काम नहीं करना चाहता, इसको कोई एक्टिविटी दे दो, फ्री छोड़ दो, वो बच्चा खुद करके सीख लेगा। पाठचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन पर विचार करना, ये भी बात ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका बच्चा कक्षा 3 में है और प्रतिभाशाली बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसने 6 महीने के अंदर ही कक्षा 3 का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, सारी किताबें बढ़िया से नॉलेज उसने गेन कर लिया, बहुत बढ़िया सीख गया। अब 6 महीने उसके जो बचे उसमें वो कक्षा 3 को ही पढ़ेगा तो बड़ा बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अब उसको क्या करो, 6 महीने बाद फिर उसको कक्षा 4 में भेज दो, कक्षा 4 का कोर्स उसको दे दो पढ़ने के लिए, ताकि उसका आगे का समय खराब ना हो, है ना। जब उसको 6 महीने बाद फिर कक्षा 4 का कोर्स मिल जाएगा तो बच्चा और फिर मन से पढ़ेगा, उसके लिए थोड़ा चैलेंज वाली चीज़ें आ जाएंगी बहुत जल्दी, है ना, चुनौती भरी चीज़ें आ जाएंगी, और वो आराम से पढ़ भी लेगा और उसका समय भी बच जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज है तो उसको क्लास गैप करके आगे बढ़ाया जा सकता है। ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, स्टैंडर्ड कैरिकुलम नहीं अपनाएंगे, सबके लिए एक तरीका नहीं अपनाएंगे। अगला प्रश्न कहता है, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी होगी। स्वलीनता यानी कि ASD वाला, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है बच्चे को, जो बच्चा जिसको कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, अपना जो उसका व्यवहार है वो रिपीटेटिव होता है, बार बार उस व्यवहार को रिपीट करता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, अपनी बात को लोगों के सामने कैसे रखना है, कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे खत्म करनी है, ये सारी इसकी विशेषताएं होती हैं। अब देखिए इसकी कौन सी रणनीति इसके लिए अच्छी होगी। अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। अधिगम उपागम में निरंतरता रखने का मतलब यहाँ पे ये है कि यानी टीचिंग में एक सही और एक फिक्स्ड जो डेली का रूटीन हो वो बना रहना चाहिए, क्योंकि जो स्वलीन बच्चे होते हैं ये एक फिक्स रूटीन को ही पसंद करते हैं। जो भी टीचिंग मेथड्स आप अपना रहे हैं, या जो भी टाइम है, या जो भी इन्वायरमेंट आपने तैयार किया हुआ है,
वो बार बार अगर बदला जाएगा तो इन बच्चों को दिक्कत होगी, क्योंकि अगर इनके डेली लाइफ में या रूटीन में कुछ भी बदलाव होता है तो ये असहज महसूस करते हैं, उलझन महसूस करते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं बेचारे। ये भी इनकी एक कमी होती है। आपको क्या करना है, अधिगम उपागम में निरंतरता, यानी कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, जो भी आप रूटीन अपना रहे हैं वही आपको अपनाना है, उसको बार बार बदलना नहीं है। ओके, ठीक है, ये तो बेस्ट ऑप्शन है। कक्षा स्थिति में विविधताएं और लगातार बदलाव हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बदलाव नहीं करेंगे इनके लिए। ठीक है, क्योंकि बदलाव करने से इनको समस्या हो जाती है, असहज महसूस करते हैं। उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना, नहीं, इनको क्या होता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। तो असोलीन बच्चों को अगर हम लोगों के साथ बातचीत करने में या कुछ कहने के लिए अगर हम कहते हैं तो ये नहीं बोल पाएंगे, ये इनके लिए तनावपूर्ण हो जाएगा, स्ट्रेसफुल हो जाएगा, है ना। अगर हम उनको कहते हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हैं उनके सामने बोलो, ये उनके लिए स्ट्रेस में आ जाएंगे बच्चे। वो उन्हें विशिष्ट सेक्शन में नहीं पढ़ाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन के खिलाफ हो जाएगा ये, क्योंकि हमें सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना है, अलग नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें विशिष्ट सेक्शन में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, अलग थलग नहीं करेंगे। बेस्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार, सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सामाजिक से जुड़ा है तो ये वाइगोत्स्की का होगा। नहीं, सामाजिक संज्ञानात्मक, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो एल्बर्ट बंडूरा ने दी है। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा जो है इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। ये कहते हैं, इनके हिसाब से ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो बालक है, वो दूसरे के व्यवहार को ऑब्जर्व करके उसकी नकल करके सीखता है। ठीक है, आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा सीखते हैं, नहीं, बच्चा एक्टिव होकर के नकल करके सीखेगा। अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, अब जो भी उनका माहौल है, एटमॉस्फेयर है ना, आसपास की चीज़ें हैं, उनमें एक्टिव होकर के, इंगेज होकर के सीखेगा चीज़ें। बिल्कुल सही है। व्यवहार के बाहरी अनुकूलन द्वारा, नहीं। असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा, देखिए एक तो जानकारी असंदर्भित है, बच्चे के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है। दूसरी बात, कंठस्थीकरण, रट्टाफिकेशन पर बल है, इसकी बात कोई नहीं करेगा। तो ये जो ऑप्शन है हमारा कि विद्यार्थी किस प्रकार बेहतर सीखते हैं, अपने वातावरण से इंगेज होकर के, अपने वातावरण से जो है जुड़ करके बच्चे बेहतर सीखते हैं। जब बालक अपने वातावरण से सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, एक्टिव इंगेजमेंट होती है, बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, बहुत ध्यान से देखता है और नकल करता है, तो उसके बाद जो एक्टिविटी करता है उसके जो रिजल्ट निकलते हैं उनसे सीखता है। इसलिए अधिगम क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, जहाँ व्यक्ति दूसरों से बातचीत करके, अपने विचार साझा करके, अपने अनुभव साझा करके, है ना, इन सब चीज़ों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। बंडूरा कहते हैं कि टीचर को बच्चों के सामने आदर्श यानी कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि टीचर को यहाँ पे, क्योंकि बालक टीचर को कॉपी करता है, बालक टीचर को अपना आदर्श मानता है। ठीक है, टीचर को ऑब्जर्व करता है, टीचर की हैबिट्स को अपने अंदर लाना चाहता है, टीचर के तौर तरीकों को अपने अंदर लाना चाहता है। तो एल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि टीचर को कक्षा में अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो एक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि टीचर के अनुकरण द्वारा बालक ज़्यादा सीखता है, टीचर को कॉपी करता है बच्चा। इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं। किसको जल्दी भूलेंगे, उनके जीवन से संबंधित होती, नहीं, जो चीज़ हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाती है हम उसको जल्दी नहीं भूलते। ठीक है, प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, जो चीज़ हमारे लिए रेलिवेंट है, हमारे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, हमारे टॉपिक से जुड़ी है, उसको भी हम नहीं भूलते। असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती, ऐसी इस जानकारी को भूल जाएंगे जो डिस्कनेक्टेड है, ना तो हमारे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, हमारे टॉपिक से मैच नहीं हो रही, हमारे सब्जेक्ट से मैच नहीं हो रही। दूसरी बात है, जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, वो आपस में टॉपिक्स मैच नहीं हो रहे। ये क्या होता है, ये असंबंधित खंड में आप जानकारी दे रहे हैं, जो नया ज्ञान है वो पुराने ज्ञान से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस जानकारी को हम जल्दी भूल जाते हैं। उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है, उसको भी हम कभी नहीं भूलते। ठीक है, किसको भूल जाते हैं, जो जानकारी हमें खंडों में प्रस्तुत की जाती है, टुकड़ों में हमारे सामने रखी जाती है, हम उसको भूल जाते हैं। क्वेश्चन कहता है, कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है भाई,
प्रक्रियात्मक ज्ञान वो होता है जिसमें किसी काम को कैसे किया जाए ये सिखाया जाता है। किसी काम को कैसे किया जाए ये चीज़ जहाँ सीखने को मिले उसे प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं डियर फ्रेंड। चलिए, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, हाँ ये हमारा प्रक्रियात्मक ज्ञान है। ठीक है, और जैसे a+b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, ये हमारा डिक्लरेटिव नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजरल नॉलेज नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है का उत्तर मिल रहा है। भारत को आज़ादी कब मिली थी, फैक्चुअल नॉलेज है। अगला लीप वर्ष कब होगा, फैक्चुअल बेस्ड है। बस क्या है हमारा, जैसे पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये बेस्ट ऑप्शन है। ये प्रोसीजरल नॉलेज है। ये क्वेश्चन किसी प्रक्रिया या काम को करने का जो मेथड है उसको बता रहा है। ठीक है, कैसे किया जाता है इस पर ये सेंटर्ड है। जैसे साइकिल कैसे चलाई जाती है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये काम कैसे किया जाता है, साइकिल कैसे चलाई जाती है, मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये प्रोसीजरल नॉलेज होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान ये एक प्रोसेस पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब इसमें बालक को मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी को खोदना होगा, खाद मिलानी होगी, उसमें नमी बनाए रखने के लिए पानी देना होगा, ये सब स्टेजेस की समझ चाहिए होती है इसके लिए, है ना। तो ये होता है हमारा प्रोसीजरल नॉलेज। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छी हो, बढ़िया हो, है ना, बच्चा उसको याद रख पाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। नहीं, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक है वो हम बच्चे के सामाजिक संदर्भ से कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। जहाँ भी हमारी जानकारी हमारे डेली लाइफ से, समाज से डिस्कनेक्ट होगी, उस ऑप्शन को भी हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। कॉन्सेप्ट मैपिंग के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, कॉन्सेप्ट मैपिंग के उपयोग को हम बढ़ावा देंगे। सर कॉन्सेप्ट मैपिंग होता क्या है, आइए इसके लिए हमने थोड़ी सी मेहनत करके आपके लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग बनाई है। कॉन्सेप्ट मैपिंग मतलब किसी कॉन्सेप्ट को मैप के माध्यम से आप समझ रहे हैं। जैसे हमें याद रखना है कि जीन पियाजे द्वारा दी गई जो दूसरी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मुझे इसकी विशेषताएं याद रखनी है। तो हमने याद रख लिया कि जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो उसके अंदर सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, और बच्चा ईगोसेंट्रिज्म होता है, उसके अंदर एनिमिज्म का गुण आ जाता है, सेंट्रेशन का गुण होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे बालक जो है वो सभी जानकारी को, सभी पॉइंटों को जोड़ करके याद रखता है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक इमेज और हमने लगा दी, ये क्या है, इसी को तो कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। आप चीज़ों को यहाँ पे जैसे कॉग्निटिव डोमेन है, फिर इसमें नॉलेज आ जाएगा, नॉलेज में अलग अलग शाखाएं हो जाएंगी, फिर कॉम्प्रीहेंशन में अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी, एप्लीकेशन में अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट मैपिंग कहलाएगा। ठीक है, इस चीज़ के लिए बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे। ऐसे जो ज्ञान बच्चा हासिल करता है वो उसके दिमाग में बैठ जाता है, लंबे समय तक याद रहता है। इसके लिए हम हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करेंगे। चलिए, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय कंपटीशन को बढ़ावा हम कभी नहीं देंगे। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर देना, ये बात सही है। लर्निंग को अगर आपको जो है बढ़िया करना है, सुगम बनाना है, तो विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण का मौका दीजिए। ठीक है, विद्यार्थियों को खुद अनुभव से सीखने का, प्रयोग करने के लिए और कंक्लूजन निकालने का अवसर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैपिंग भी आप समझ गए। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए क्वेश्चंस को हल करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, सवालों से लग नहीं रहे। आप उन्हें सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे। देखिएगा, दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरी जानकारी जोड़ देंगे। नहीं भाई, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन जोड़ने से कोई मतलब नहीं बनेगा। एक तो वैसे उनसे सवाल नहीं लग रहा। उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे, यानी कि जो वर्षों से चला आ रहा है उसी के लिए बाध्य करेंगे। अगर उसी के लिए बाध्य करेंगे तो बच्चा नया कब करेगा, नया क्रिएट कब करेगा, नया सीखेगा कब। ठीक है, चलिए हटा दो इसको। उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे। नहीं, उन्हें समान तरह की समस्याओं जो उन्होंने पहले हल की थी उस पर चिंतन करने को कहेंगे। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन।
कि अगर कोई बच्चा सवाल लगा रहा है, सवाल नहीं लग रहा, तो हम उनसे कहेंगे देखो बेटा यही सवाल हम लोग इसी तरीके के सवाल हम लोगों ने कल भी लगाए थे वहाँ पे, आपको याद होगा हम लोग फील्ड में बैठे थे, वहाँ पे वो सवाल हम लोग लगा रहे थे, ये सवाल भी वैसे ही लगेंगे और जो फॉर्मूला हमने उस सवाल में लगाया था वही यहाँ पे लगेगा। या हम ऐसे बता सकते हैं कि हम लोगों ने 8 दिन पहले वो सवाल जो लगाए थे वैसे ही ये सवाल लगेंगे। इस तरीके से उसी तरह की समस्याओं जो उन्होंने पहले हल की थी उस पर चिंतन करने को कहेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां बालक अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। जी बिल्कुल, हमारे क्लास का माहौल ऐसा ही होना चाहिए जहां बालक अपने मिसकॉन्सेप्शंस को हमारे सामने रख पाए, अपनी भ्रांतियों को हमारे सामने रख पाए, अपने डाउट्स क्लियर कर पाए, ऐसा माहौल होना चाहिए, है ना। जहां विद्यार्थी बिना डर, बिना झिझक, बिना संकोच के अपनी बात कह पाए, है ना, ये ऐसा माहौल होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत और महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, जब हम बच्चों की जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो डाउट्स हैं, जो संकोच हैं, जब हम उन पर चर्चा करेंगे तो बच्चे की जो गलत मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो हमारे सामने आती हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं तो मीनिंगफुल लर्निंग पॉसिबल हो पाती है, तो हम बच्चे को सही रास्ता बता पाते हैं, हम बच्चे को मार्गदर्शन दे पाते हैं। ठीक है, उसी के बेस पे हम बच्चे को आगे इम्प्रूव करते हैं। तो दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 लीजिए। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डैश के भाव को महसूस करें। यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड कब होंगे बच्चे? जब निराश होंगे? नहीं, यदि बालक हताश है, निराश है, उदास है तो बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं होगा। शर्म होगी बच्चे के अंदर फिर भी वो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड नहीं होगा। हाँ, अगर बच्चे के अंदर जॉय, खुशी है, हर्ष है, उल्लास है, एक आनंद है तो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा सीखने के लिए, उसका मन करेगा सीखने का। अगर उसके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है तब भी बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेटेड नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है? विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हम प्रेरित करेंगे? प्यारे दोस्तों, हमारी जो क्लासेस हैं वो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर नहीं कर रहे, कॉलेज ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि बच्चों तक अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल पहुंच पाए। एंड आप लोग भी सपोर्ट करें। जितने भी वीडियोस देख रहे हैं सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें और आगे तक बढ़ाएं। ठीक है, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए? बच्चों को हम महारत उन्मुखी, मास्टरी ओरिएंटेड गोल के लिए मोटिवेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेस्ट होता है। इसका मतलब होता है कि बच्चा नंबर्स के पीछे नहीं भागता, सब्जेक्ट को समझने के पीछे भागता है, टॉपिक्स को समझने के पीछे भागता है। जिसके अंदर मास्टरी ओरिएंटेड गोल होता है वो बच्चा ये नहीं कहता मुझे सीटेट में 120 प्लस लाने हैं। यहाँ बच्चा कॉन्सेप्ट को समझता है, गहराई में जाता है। जब आप गहराई में जाओगे, उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लोगे तो आपके 120 क्या 140 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ नंबर्स के पीछे भागोगे तो हो सकता है 120 में 90 आना मुश्किल हो जाए। 90 यानी कि नंबर्स के पीछे मत भागो, सब्जेक्ट में महारत हासिल करो, बेस्ट ऑप्शन है। प्रदर्शन उन्मुखी, जहाँ पे हमारा उद्देश्य सिर्फ परफॉर्मेंस दिखाना होता है, अच्छे नंबर लाना होता है कि बस हमारे नंबर 90 आ जाएं, बाकी हमें किसी बात से मतलब नहीं है। हम रट्टा भी मार लेंगे, रट्टा मार के डेफिनेशन लिखाएंगे एग्जाम में, लेकिन बस नंबर हमारे इतने आ जाएं। नंबर्स के पीछे भाग रहे हो आप। कार्य परिहारी का मतलब होता है कि आप जो है ऐसे विद्यार्थी काम करने से बचते हैं, एफर्ट ही नहीं करते। ठीक है, प्रतिस्पर्धा निर्देशित, कंपटीशन डायरेक्टेड, यानी कि ये बच्चों को दूसरों से आगे निकलने पर मजबूर करता है, जिससे ये भी तो गलत है कंपटीशन डायरेक्टेड कि बस दूसरे से हम आगे निकल जाएं, बात खत्म। ये सब नहीं होना चाहिए, मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट में महारत हासिल करो भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है अगला। निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? किन सब चीज़ों का अधिगम पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है? कुपोषण का प्रभाव पड़ेगा? नहीं, जो बच्चा कुपोषित है, जो बच्चा जिसको सही पोषण नहीं मिल पा रहा है, ना तो उसका दिमाग काम करेगा, वो शरीर से भी कमज़ोर होगा, तो कुपोषण किसी तरीके से सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा।
हाँ, अगर बच्चों में सहभागिता होगी, सब एक दूसरे से मिलकर के सीखेंगे, है ना, क्लास की एक्टिविटीज़ में एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, तो बच्चा बेहतर सीखता है। इससे उनका उनका इंटरेस्ट, उनकी क्यूरियोसिटी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और लर्निंग मीनिंगफुल हो जाती है। डर, पनिशमेंट की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अधिसंज्ञान, हाँ, मेटाकॉग्निशन के लिए बच्चा जो है ये भी अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि मेटाकॉग्निशन में बच्चा अपने अंदर झांक के देखता है, मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है। जहाँ बालक अपनी सोच के बारे में सोचता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, किस सब्जेक्ट में मैं कमज़ोर हूँ, है ना, मुझे किस पर कैसे ध्यान देना चाहिए, या किस सब्जेक्ट को मैं किस स्ट्रेटजी से बेहतर सीख पाता हूँ, यानी कि जब बच्चा अपने आप को जान पाता है उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे सेकंड और फोर्थ राइट हो जाता है। सेकंड, फोर्थ इज द राइट वन ओवर हियर। आज का लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि सीटेट में आपके पास एसएसटी है जो कि आपसे 60 नंबर की पूछी जाएगी, उसमें अगर आप 50 से 55 नंबर लाना चाहते हो तो हमारे एसएसटी पेड नोट्स आप ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए में इस नंबर पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करिए, हम आपको नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आपको कुछ फीस पे करनी होगी एंड कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सअप पे। आप उनको डाउनलोड करके कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत वैल्यूबल रहेंगे आपके लिए, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को बढ़िया तरीके से लिखा है एंड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी ऐड किया है। विद्यार्थी ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थी ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ना तो पैसिव, ना डॉक्टाइल, ना ही इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी अपने अनुभव से, अपने विचार और एक्सप्लोर करके खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। केवल जानकारी ग्रहण नहीं करते बल्कि उसे समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस प्रोसेस में वो क्वेश्चंस पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, प्रयोग करते हैं और अपने सही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड आप हमें ये भी बताइए कि क्लास में क्या हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, जैसे मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, या और एक्सप्लेन करना चाहिए, या बहुत अच्छा चल रहा है। आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।